हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझू में किया जा रहा है, जो कि देखिए इस साल 19वें एशियाई गेम्स हैं, जिसमें हाल ही में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कबड्डी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने फाइनल में देखिए चीनी ताइपे टीम को 26-25 से हराकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो महिला कबड्डी टीम को एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल मिला और चीनी ताइपे टीम को इस इवेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बार एशियाई खेलों में कबड्डी को 2010 में शामिल किया गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई गेम्स में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। सबसे पहली बार 2010 में भी एशियाई खेलों में जब पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया था तो महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद 2014 के इवेंट में भी महिला कबड्डी टीम गोल्ड मेडल लेकर आई थी और अब तीसरी बार 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए एशियन गेम्स में पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड प्राप्त किया है। तो इस तरह से एशियाई गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम और पुरुष कबड्डी टीम दोनों ने ही कबड्डी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए जो अदर मेडल हम जीत के आए हैं उनमें बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स इवेंट में कोरिया के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड जीता और इसके अलावा ओजस प्रवीण देवताले ने तीरंदाजी के व्यक्तिगत कंपाउंड में गोल्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा लास्ट फ्राइडे को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में अपने नाम किया था। तो ये अदर मेडल है फ्रेंड्स, जो कि एशियन गेम्स में हम जीत कर आए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए पहले तो यहाँ पर यह जान लीजिए कि किशोर कुमार सम्मान देता कौन है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान हर साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है वो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के लिए हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिए जाने की घोषणा की, जिनमें से भारत के फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए 2019 के लिए ये जो पुरस्कार था वो पटकथा लेखक अशोक मिश्रा को, 2020 के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को और 2021 के लिए फिल्म डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया जा चुका है। और अब 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से धर्मेंद्र को सम्मानित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हाल ही में संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 दिए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके पहले MP गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2019 से पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए संगीत निर्देशक जोड़ी आनंद मिलिंद को और 2021 का यह सम्मान कुमार शानू को दिया जा चुका है। और अब 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से फिल्म संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि दोनों ही अवार्ड मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभिनय, पटकथा लेखक या फिर डायरेक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। MP में इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी और इसके तहत जो प्राइज मनी दी जाती है वो 5 लाख रुपए है।
अब इसके बाद देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा 1984 में की गई थी और इस पुरस्कार के तहत भी 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 के लिए धर्मेंद्र को दिया जाने वाला है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 के लिए संगीत निदेशक उत्तम सिंह को दिया जाने वाला है। इसके बाद आगे आ जाइए, हाल ही में किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जियो मार्ट, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है फ्रेंड्स। हाल ही में इसके नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए धोनी स्पेशली जियो मार्ट के जियो उत्सव और सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया को प्रमोट करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जियो मार्ट के सीईओ की बात करें तो ये वर्तमान में संदीप वर्गांती है और अब जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को कितना आरक्षण दिए जाने की घोषणा की। तो देखिए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए कर्नाटक में इस उद्देश्य से एक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसका नाम है जस्टिस के भक्तवत्सल आयोग। इसने कर्नाटक गवर्नमेंट को 2022 में अपनी अनुशंसा सौंपी थी और इसकी अनुशंसा के आधार पर अब कर्नाटक गवर्नमेंट स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण देने वाली है। वैसे इस आयोग ने ओबीसी को आरक्षण से संबंधित 5 सिफारिशें की थी। इनमें से 3 सिफारिशों को राज्य सरकार ने अपनाया है और कर्नाटक कैबिनेट ने इस पर हाल ही में मंजूरी दी है। वैसे कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की देखिए 2 श्रेणियां चलती है, ए और बी। इन दोनों को ही मिलाकर राज्य स्थानीय निकायों में ओबीसी को 33% आरक्षण दिया जाने वाला है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं और सिद्धारमैया वर्तमान में इस राज्य के सीएम के पद पर हैं। आगे देखिए, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसे AIBD के नाम से जाना जाता है, हाल ही में लगातार इसके तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में इंडिया को चुना गया है। आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इंडिया देखिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष बना है और इंडिया ने लगातार तीसरी बार इसके अध्यक्ष का पद संभाला है। इसके पहले 2018 से लेकर 2021 तक और 2021 से लेकर 2023 तक भारत 2 बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका है। अब इस संस्था की बात करें कि AIBD एक्चुअल में है क्या, तो देखिए यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में इस संस्था को स्थापित किया गया था, जो कि एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। वर्ल्ड के 44 देशों के 92 संगठन इसके सदस्य हैं, जिसमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका और इसके अलावा उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के काफ़ी सारे देश शामिल है। हाल ही में तीसरी बार इस संस्था का अध्यक्ष इंडिया को चुना गया है। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम अफ्रीका महाद्वीप के देश केनिया को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, केनिया की कैपिटल नैरोबी है। शिलिंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और विलियम रूटो इस देश के पीएम के पद पर हैं। अब चूंकि देखिए ये अफ्रीका के पूर्व में स्थित है फ्रेंड्स, इसीलिए इसके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो सोमालिया, इथोपिया, साउथ सुडान, युगांडा और तंजानिया, ये सभी केनिया के पड़ोसी देश हैं। केनिया की सीमा पश्चिम में विक्टोरिया लेक से और पूर्व में हिंद महासागर से टच होती है। केनिया के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। माउंट केनिया केनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके अलावा टाना नदी केनिया की सबसे लंबी नदी है और वर्तमान में यहाँ पर 7 यूनेस्को साइट देखने को मिलती है, जिनमें फोर्ट जीसस, माउंट केनिया नेशनल पार्क, लामू पुराना शहर, थिमलिच ओहिंगा पुरातत्व स्थल शामिल है। तो अफ्रीकी देश केनिया, जिसकी कैपिटल नैरोबी है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। इसके बाद आगे आ जाइए, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, जो कि राज्य के गरीब अनाथ बच्चों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना।
किस राज्य की है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य की है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। किसके उत्थान से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य के अनाथ बच्चों को लाभान्वित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6000 अनाथ बच्चों को गोद लिया जाएगा और इनकी आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसमें देखिए इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर पे रहने का खर्च या फिर शादी का खर्च ये पूरी तरह से राज्य सरकार बियर करने वाली है और राज्य में अनाथ बच्चों का उत्थान करने वाली है। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है? तो ब्यूरवेस्टनिक रूस की देखिए एक मिसाइल है जिसका हाल ही में रूस ने सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल देखिए रूस की परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल है। ब्यूरवेस्टनिक को डेवलप किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति पुतिन ने देखिए 2018 में ही कर दी थी और अब जाके 2023 में इस परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल देखिए जमीन से लॉन्च की जाने वाली और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली एक परमाणु हथियार सक्षम मिसाइल है। इसके अलावा सॉटन 2, किंझल, एवनगार्ड, RS-28 भी रूस की अन्य मिसाइलें हैं जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और अब रशियन मिसाइल के बेड़े में ब्यूरवेस्टनिक परमाणु मिसाइल को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में देखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देखिए इतिहास में 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर को हर साल इंडियन एयर फोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2023 में ये इसका 91वां स्थापना दिवस है फ्रेंड्स। और एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज 2023 में इस दिवस की थीम है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इस साल 2023 में भारत में वायुसेना दिवस परेड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित की गई है। हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना, जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की, 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और विवेक राम चौधरी वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण हाल ही में तमिलनाडु और पौंडीचेरी में शुरू किया है। आंसर ए हो जाएगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण तमिलनाडु के रामनाड जिले के थोड़ी से शुरू हुआ और यह तमिलनाडु के अलग अलग तटीय जिलों से होते हुए पौंडीचेरी से गुजरते हुए चेन्नई तक चलाया जाएगा। अब उद्देश्य की बात करें सागर परिक्रमा कार्यक्रम के, तो देखिए भारत में जितने भी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मत्स्य पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मत्स्य आखेटन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, मतलब वो कौन सी मछली का आखेट करें, मतलब जाल बिछाकर उन्हें पकड़ें और किस मछली की प्रजाति विलुप्ति की कगार पे है जिन्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से मत्स्य पालन को उत्तरदायित्व ढंग से बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस साल 2023 में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण हाल ही में तमिलनाडु से शुरू किया गया है, जो कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी होते हुए ये तमिलनाडु के चेन्नई में ही खत्म किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सबसे पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में गुजरात के मांडवी से की गई थी और इसका समापन 6 मार्च 2022 को गुजरात के पोरबंदर में किया गया था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि आतंकवादी एक्टिविटी इजराइल में करता है। हाल ही में देखिए इसने इजराइल में एक आतंकवादी हमला किया है जिसके खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की घोषणा की है। आंसर डी हो जाएगा। इजराइल में आतंकवादी संगठन हमास के हमले से नागरिकों की रक्षा करने के लिए इजराइल ने अपने देश में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है। हमास के बारे में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना देखिए 1980 में की गई थी। ये फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है जो कि आतंकवादी गतिविधियां इजराइल में करता है। अब अगर हम इजराइल की बात करें तो जैसा कि ये एक अरब देश है जिसकी कैपिटल जेरूसलम है, हिब्रू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 9 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विट्ठल क्लार्क के द्वारा बनवाया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सर मेलकम हेले के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह ने तेलंगाना के हैदराबाद में की थी। तमिलनाडु के चेन्नई में कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने बनवाए हैं। एमपी के ग्वालियर में मान मंदिर का निर्माण मान सिंह तोमर ने करवाया था। ओडिशा के पुरी में कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम और ओडिशा के ही पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगा देव ने करवाया था। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन 6 अलग अलग देशों में किया जाने वाला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की। एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने स्क्वैश मिक्स डबल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अक्टूबर माह में RBI द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार भारत में रेपो रेट 6.5% है। आगे आइए, हाल ही में खामती चावल को GI टैग दिया गया जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में उगाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से हाल ही में डॉक्टर ज्योता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक शब्बीर शाह हैं। और लास्ट देखिए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन रामास्वामी नारायण को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर कौन बना है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।